सब मित्रों को ज्ञात है कि डॉक्टर आशुतोष के मित्रों से संवाद का यह सिलसिला लगातार चल रहा है। और चूंकि उनके मित्रों का बड़ा संसार है, अलग अलग समय के मित्र है, कोई छात्र जीवन का मित्र है, कोई संघर्ष का साथी है, कोई पढ़ने पढ़ाने में उनके साथ था। हमारे साथ मधुपुर से घनश्याम जी जुड़े हैं। हम इसको मधुपुर गैंग कहते हैं, क्योंकि आशुतोष के जितने भी साथियों से बात कीजिए तो उनके मन में कहीं ना कहीं मधुपुर को लेके वो एक अलग तरह का आकर्षण है, और बार बार वो लोग मधुपुर लौटते भी रहे हैं और लौटना भी चाहते हैं। पिछली बार आशुतोष से मधुपुर में कब मुलाकात हुई थी सर? 15 अप्रैल को आशुतोष आए थे हमारे यहाँ। मेरी किताब का लोकार्पण था, उसमें आए थे आशुतोष अप्रैल में। जी 15 अप्रैल को। जी हाँ। आजकल आशुतोष बार बार मधुपुर लौटने की बात कह रहे थे। अलग अलग जगह से लोगों का बुलावा था कि हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ। घनश्याम जी भी अपने यहाँ बुला रहे थे। क्यों मधुपुर में ऐसा क्या है कि आशुतोष और घनश्याम जी और बाकी सारे साथियों का स्मृति इस तरह से गुथा हुआ है मधुपुर को लेकर? एक तो कि हम लोगों का आंदोलन का विचार का रिश्ता था आशुतोष के साथ, और आशुतोष का जो गैंग कहते हैं आप उनके साथ। हालांकि हम लोग जमात कहते हैं, तो हमारे जो जमात में लोग थे उनके साथ वैचारिक रिश्ता था, आंदोलन का रिश्ता था, और इसीलिए हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और चूंकि आशुतोष ने जो अपनी पीएचडी की थी, उस पीएचडी में हमारी जो लाइब्रेरी थी, जयप्रभा अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र, उससे उनका सीधा जुड़ाव था, और वो यहाँ आकर के अपना समय बिताया करते थे। किताबों को मैंने देखने का काम, उससे चीजों को उतारने का काम, जो उनके लिए पीएचडी में सहायक हो उसका काम, यहाँ आकर के महीनों महीनों वो करते थे। तो इसलिए एक जुड़ाव तो था, विचार का भी जुड़ाव था, और उनका अपना जो काम था उसमें जो पीएचडी करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, तो उसको वो यहाँ आकर के करते थे। तो विचार के साथ साथ एक जो सानिध्य कह सकते हैं, वैसा सानिध्य आशुतोष के साथ बनता चला गया। कोई एक साथी से बात हो रही थी आशुतोष जी के पीएचडी पर, अब शायद रविशंकर सिंह कह रहे थे कि आशुतोष का जो पीएचडी है वो है छात्र आंदोलन में हिंदी कविताओं का प्रभाव। नहीं, बिहार आंदोलन का हिंदी कविता पर प्रभाव, यह उनका विषय था। इस पर ही उन्होंने पीएचडी की। या हिंदी कविता का बिहार आंदोलन पर प्रभाव? नहीं, बिहार आंदोलन का हिंदी कविता पर प्रभाव। बिहार आंदोलन का हिंदी कविता पर प्रभाव। वहीं क्योंकि चले बिहार जाते। आंदोलन के दौरान बहुत सारे कवि जो है जी कविताओं को अलग स्वरूप देते हुए नुक्कड़ों पर चले उतरे थे, और जो अलग अलग तरह से कविता को गीत के तौर पर गाते थे, लोकगीत बना करके लोगों के बीच ले जाते थे। तो एक अलग तरह की कविता की धारा उसमें बनी थी, और इस कारण से जो है उन्होंने सोचा कि इस पर एक मैंने अध्ययन किया जाए, कि हमारे अपने पीएचडी का काम किया जाए, और इसलिए उन्होंने ये विषय चुना कि मैंने हिंदी कविता पर बिहार आंदोलन का प्रभाव। हिंदी कविता पर बिहार आंदोलन का प्रभाव। क्या गुनगुनाते थे आप लोग? बहुत सारी चीजें गुनगुनाते थे हम लोग। उस समय जो भी कविताएं थी, उस समय जो नागार्जुन की कविता हो, या सत्यनारायण जी की कविता हो, या परेश सिन्हा की कविता हो, इस तरह के बहुत सारे कवि थे जो जुड़ गए थे। तो उनकी कविताएं हम लोग जो गुनगुनाते थे। और उस समय एक कविता बहुत ही फेमस हुई थी नागार्जुन की, कि इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के मस्ती में भूल गई बाप को। तो इस तरह की कविताएं जो है हम लोग चौक चौराहों पर जो है गुनगुनाते थे, गाते थे, और उसके साथ पूरा समूह जुड़ जाता था। जो भी सुनने वाला समूह था, श्रोता समूह, वो भी जुड़ जाता था। घनश्याम जी जैसे लोग, आशुतोष जैसे लोग कुछ गुनगुनाते ही थे या कुछ लिखते भी थे?
या नहीं केवल नहीं, उसको? जी। हाँ लिखते भी थे। कई लोगों ने बहुत सारी कविताएं लिखी, हमारे मित्रों ने भी कविता लिखी। जेल में भी हम लोगों ने कविता, हमारे मित्रों ने कविताएं लिखी। तो ये सब कुछ चलता रहा, एक प्रक्रिया चलती रही। जेल के बाहर भी, जेल के अंदर भी जो लोग जेल में थे, जेल में अपने ढंग से सृजन करते रहे। जेल के बाहर जो साथी थे वो अलग ढंग से लिखते रहे, गाते रहे, लोगों तक कविताओं को ले जाते रहे। और माने कविताओं में जो संपूर्ण क्रांति का विचार था, उस विचार को पिरो करके लोगों को बुझ ले जाने का काम करते रहे। मुलाकात कैसे हुई थी सर? मुलाकात तो आशुतोष से हुई आ, गंगा मुक्ति आंदोलन के दौरान। उसके पहले आशुतोष जी, हम लोग जेपी आंदोलन में थे, लेकिन उस समय उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन गंगा मुक्ति आंदोलन के दौरान जब एकलव्य मेला लगा था कहलगांव में, उस समय से मुलाकात हुई। और उस वो मुलाकात के बाद मित्रता इतनी बढ़ती चली गई कि हम लोग तब से, माने आप कह सकते हैं कि 82 में जो पूरा का पूरा ये हुआ था, माने मेला का एक जो गंगा मुक्ति आंदोलन के को लेकर के जो मेला लगा था, उस मेला के बाद माने एक मिलने जुलने का सिलसिला जो है लगातार। मिलने जुलने का सिलसिला। अब आते हैं सर, सूचना कैसे मिली थी आशुतोष के अचानक चले जाने की, और मन में क्या आशुतोष भाव तो आया? मैंने 8 की सुबह जब मैं उठा, उसी उसके ठीक 10 मिनट बाद आशुतोष के जो छोटे भाई हैं सर, जो हम लोगों के मित्र हैं, हम लोगों के सहकर्मी हैं, उनसे सूचना मिली तुरंत जो है कि ऐसी ऐसी जो है दुर्घटना घट गई है, ऐसा हादसा हो गया है। तो सुनकर ही हम लोग स्तब्ध थे। जिस ढंग से पहले तो जो जानकारी मिली वो यह थी कि माने बिजली का कुछ फॉल्ट हुआ है और उस कारण से जो है ऐसा हुआ। लेकिन धीरे धीरे माने घंटे 2 घंटे के बाद स्थिति स्पष्ट हुई और हुआ कि नहीं, गैस गैस के रिसने के कारण जो है इस तरह का हादसा हुआ। और ठीक करीब 2.5-3 घंटे बाद आशुतोष ने एक व्हाट्सएप मुझे भेजा, जिसमें कि आशुतोष का छोटा बेटा सौरभ, जिसको कहते हैं हम लोग, सौरभ केतन कबीर उनका नाम है इसे। तो सौरभ ने लिखा था कि गौरव जो है लगभग 90% झुलस गए हैं और पिताजी जो है वो 80% झुलस गए हैं। यह बात उसमें था। तो जैसे मुझे मिला तो मैं तो हतप्रभ रह गया कि 90% और 80% झुलस जाने के बाद आदमी मैंने जो है कि बचने की संभावना बहुत कम रहती है। क्योंकि मैं भी 2012 में मुझे भी करंट लगा था और छोटा सा ही धक्का लगा था, लेकिन उसके बाद भी मैं मुश्किल से मतलब कह सकते हैं कि अपने को सरवाइव कर पाया। तो उसकी जो जलन होती है, उसके कारण जो शरीर में पीड़ा होती है, तो वह माने अजीब तरह की होती है, आप उसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि 90% और 80% है तो बहुत मुश्किल है। हमें लगता है कि शायद अगर कोई करिश्मा हो जाए, चमत्कार हो जाए, तभी लोग बच सकते हैं। नहीं तो सब बचना तो बहुत मुश्किल है। करिश्मा की उम्मीद मित्र लगा रहे थे, लेकिन वो करिश्मा हो नहीं पाया। धीरे धीरे ऐसे ऐसी सूचनाएं भी आई कि नहीं, आशुतोष तो ठीक हो रहे हैं, लेकिन वो सब हो ना सका। अम, मित्रों की जो चिंताएं थी, जो उनकी मनोवस्था थी, उसको समझा जा सकता है। क्रांति के साथी थे आपके, आंदोलन के हाँ जी, साथी थे। जी हाँ, जी हाँ। आशुतोष के का कौन सा गुण था जो कि घनश्याम जी को लगता था कि अरे आशुतोष के जुड़ने से ना ये जमात और मजबूत हो गया है? हम्म। एक तो कि मुझे बहुत साफ मैंने ये बात स्पष्ट तौर पे दिखी कि आशुतोष जो कुछ भी बोलता है वह दिल से बोलता है। जैसा कि आपको कई साथियों ने जानकारी दी आपको कि आशुतोष पहले वामपंथी हुआ करते थे। और वामपंथी होने के नाते उनका उनकी धारा अलग थी, मार्क्सवादी धारा थी, लेनिनवादी धारा थी उनकी। लेकिन जब वो हम लोगों के जमात में जुड़े
और फिर जिस ढंग से मार्क्सवाद पर, गांधी के विचारों पर, जेपी के विचारों पर बहस होने लगी, और जितनी ईमानदारी से वो चीजों की समीक्षा करते थे, न सिर्फ गांधी की और माने जेपी की, बल्कि मार्क्स के की भी और लेनिन की भी, तो ये माने बेबाक समीक्षा जिसको आप कह सकते हैं, या निश्चल समीक्षा जिसको कह सकते हैं, इस इन चीजों ने मुझे जो है उनसे और भी लगाव बढ़ा दिया। और मुझे लगा कि वैचारिक भिन्नता रहते हुए भी दोस्ती हो सकती है, और इस दोस्ती के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, और शायद मैंने अलग अलग विचारधाराओं को मिलाकर के एक नई धारा हम लोग बना सकते हैं, ऐसा हम लोगों को लगा। और इसलिए जब आशुतोष के साथ साथ जो भी उनके साथ जुड़े हुए थे, प्रेम प्रभाकर के साथ, डॉक्टर योगेंद्र के साथ, किशन कालजाई के साथ, रविशंकर सिंह के साथ, फिर रविशंकर रवि के साथ, इन तमाम लोगों के साथ एक रिश्ता जुड़ता चला गया, और उसमें विचार बाधक नहीं बना। ये बहुत साफ है। विचारों को लेकर के बहस होती रही, लेकिन विचार कभी भी हमारी दोस्ती में माने जो है सो कभी भी बाधक नहीं बना। आज का जो दौर है सर, अभी अभी वर्तमान का जो दौर है, या तो आप हमारे साथ हैं, नहीं तो पाकिस्तान के साथ हैं, या अमेरिका के साथ भी हो सकते हैं। इस तरह का जमात आप लोगों का नहीं था, थोड़े खुले विचार के लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल खुले विचार के लोग थे। और सबसे बड़ी बात थी, दो तीन बातें बहुत कॉमन थी, जो जो आशुतोष के बारे में कह सकते हैं, आशुतोष के मित्रों के बारे में कह सकते हैं, हम तमाम लोग जो हम के मित्र थे उनके बारे में भी आप कह सकते हैं, कि हम लोगों के बीच एक स्नेहिल संबंध था। एक कह सकते हैं स्नेह वाला संबंध था। दूसरा एक प्रेम जिसको कह सकते हैं, प्रेम से माने प्रेम के बंधन में हम बंधे हुए थे, न कि विचारों के बंधन से हम उससे जुड़े हुए थे। हालांकि विचार के बंधन से जुड़े, लेकिन वो विचार का बंधन फिर प्रेम का बंधन में बन गया, और इस कारण से हमारा जो है स्नेह है, सद्भाव है, एक दूसरे के प्रति समर्पण है, वह लगातार प्रगाढ़ होता चला गया। और इससे आंदोलन को कितनी मजबूती मिली सर? आंदोलन मतलब गंगा मुक्ति आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक समाज के बदलाव की चिंता लिए जो छात्रों की का एक जमात जुड़ा था, आगे के दिनों में वो चिंताएं उनके विचारों में, उनके कर्म में दिखाई देती है। कितनी मजबूती मिली सर? देखिए, हम इसमें आप अगर आशुतोष के बारे में कहें, या आशुतोष के जो भी मित्र हैं उनके बारे में कहें, तो गंगा मुक्ति आंदोलन जरूर आशुतोष के एक्टिविटीज में कह सकते हैं, एक्टिविज्म में कह सकते हैं, जरूर मैंने केंद्र में था, और उसको लेकर के आशुतोष जरूर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आशुतोष का मैंने जो है जिसको कह सकते हैं, वो दूसरे आंदोलन के साथ भी उसी तरह का स्नेहिल संबंध रखते थे। वैचारिक पहले भी उनसे मतभेद हो, लेकिन एक स्नेहिल संबंध रखते थे, और उनको लगता था कि अगर हमको बदलाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, निश्चित तौर पर समाज को अगर बदलना है, इस अर्थव्यवस्था को बदलना है, तो जो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं उनको भी साथ लेकर के हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, और दूसरे आंदोलन के साथ भी एक दोस्ताना रिश्ता बनाना है। जैसे कि आदिवासी आंदोलन जो हमारे इलाके में चल रहा था, झारखंड के इलाके में चल रहा था, आप जानते हैं, और उस समय झारखंड के इलाके में झारखंड राज्य बनाने का जो आंदोलन चल रहा था, लेकिन भागलपुर के रहने वाले थे आशुतोष, लेकिन हम लोग जो झारखंड राज्य बनाने के आंदोलन थे उसके प्रति भी एक जिसको कह सकते हैं एक लगाव था उनका, एक वैचारिक लगाव भी था, और हम लोगों से झारखंड बनाने के पक्ष के बारे में हम लोगों की राय जानना चाहते थे, और जहां वो सहमत होते थे वहां हम वो हमारे साथ आकर के कंधा से कंधा मिला करके आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उसके साथ साथ हम लोगों ने झारखंड में जो विस्थापन के खिलाफ जितने भी आंदोलन हुए, स्वर्ण रेखा का आंदोलन हुआ, कोल कारो का आंदोलन हुआ, नेतरहाट का आंदोलन हुआ, इस तरह के जितने भी आंदोलन हुए उसके बारे में वो हमेशा जिसको अद्यतन जानकारी हम लोगों से लेते रहते थे, और जितना बन पड़ता था उतना वो मदद करने की दिशा में अपना जो है समय लगाते थे। उतना ही नहीं, हमारे आंदोलन के बारे में, यहाँ के आंदोलन के बारे में, खास करके आदिवासियों के आंदोलन के बारे में, आदिवासियों के आंदोलन की जो खूबी है उसके बारे में अपने जो अलग अलग माने जो मित्र थे उनके, चाहे वो बंगाल के मित्र हों, चाहे वह बिहार के मित्र हों, या अन्य राज्यों के मित्र हों, या उन साहित्यकार हों,
कवि हों, उनके साथ भी वो अपना संवाद करते थे और हम लोगों की आंदोलन की जानकारी उन लोगों तक भी पहुंचाते रहते थे। तो एक बहुत अजीब तरह का मतलब कह सकते हैं उनकी सोच थी, उनका विचार था, और लोगों से जुड़े रहने का और लोगों को जोड़ने का यह प्रयास उनका लगातार चलता रहता था। प्रभात खबर से जुड़े रहने के कारण मंगरुआ ने काफी सारे लोगों का इंटरव्यू किया है। झारखंड से ही प्रभात खबर आता है, मैं दिल्ली ब्यूरो में था। बहुत सारे आदिवासी समाज के लोगों, दलित समाज, पिछड़े समाज लोगों से संवाद, लेकिन घनश्याम जी से जो संवाद हुआ है, पहली बार जो मुलाकात हुई है, वो आशुतोष जी ने ही बताया था। ये आशुतोष की ये आदत, तो मैं तो साफ तौर पे कहता हूँ कि ये जो पूरा जो गैंग है ना, उससे जोड़ने का काम मंगरुआ को डॉक्टर आशुतोष ने ही किया है। तो सर के विषय में घनश्याम जी क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो खुले तौर पे स्वीकार करता हूँ, बाकी लोग स्वीकार करते हो या ना, कि पत्रकार जानता कम है, पकड़ती ज्यादा करता है। लेकिन चूंकि आपको लिखना भी होता है, नए नए लोगों से संवाद भी करना होता है, तो ये सारे लोग हमारे मेंटर रहे हैं। अगर हमको कोई भी, अरे इस आदिवासी के मामले में किससे बात करना है, तो बस घनश्याम जी को फोन लगा दीजिए, पता चल जाएगा किसान पे कौन काम कर रहा है, महिला किसान पे कौन कर। तो आशुतोष कई तरह से लोगों को गढ़ते रहे हैं सर, उसमें मंगरुआ भी एक है। हम्म। जहां तक संतोष जी, आपने जो बात कही, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि जो पत्रकार होता है वह फकेती करता है, आधा अधूरा जानकारी रखता है। आपके समय की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं तो अपने समय को लेके। वो फिर भी मैं कह सकता हूँ आपके समय का भी हो तो आपका समय हमारे से 10 साल पीछे होगा, इतना ही बात है। लेकिन आपके लगभग समय 20 में साल नहीं पीछे है कह सर। सकते। हाँ, 20 साल भी कह सकते हैं। तो 20 साल पीछे भी हो तो अभी भी मैं कहता हूँ, 20 साल से छोड़िए, अभी भी बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जिनकी प्रतिबद्धता को हम सलाम करते हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं है, हाँ कुछ लोग जरूर हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो कि जिसको कह सकते हैं कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया में हावी होकर के चीजों को आगे ले जाने की बात करते हैं। लेकिन हम अभी भी बहुत सारे पत्रकार हैं जिनकी प्रतिबद्धता आज भी वंचितों के साथ है, जिनकी प्रतिबद्धता जो है आज भी गरीबों के साथ है, जिनकी प्रतिबद्धता आज भी जो है आदिवासियों के साथ है, दलितों के साथ है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने 7 साल पत्रकारिता की है और मैं जनसत्ता जनसत्ता का देवघर का मतलब मुख्य मैंने भूमिका में था। तो मैं जान सकता हूं, और चूंकि प्रभा जोशी के साथ, बनवारी जी के साथ और भी जो लोग थे उनके साथ हम लोग हमारा रिश्ता था, तो मैं जानता था कि किस तरह से लोग मैंने, या सुरेंद्र किशोर भी थे उसमें, पटना के इंचार्ज थे। तो ऐसा नहीं है कि पत्रकार को जानकारी आधी अधूरी होती है। हाँ वो जरूर है कि वो सूचनाओं के आधार पर चीजों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे पत्रकार हैं जो गहरा बने जिसको बोलते हैं बैठ करके चीजों की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। हमारे पत्रकार हैं हेमंत जी जो हिंदुस्तान में रहे, वो अपने विचारों को और भी गहरा करने की कोशिश करते हैं, और मैंने समाचार को भी एक तरह से कहें कि अलग दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसा मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। हाँ जरूर कुछ लोग हैं ऐसे जो फकेती करते होंगे या करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी हैं पत्रकारिता में जिनकी प्रतिबद्धता आज भी है। घनश्याम जी भी पत्रकार थे, डॉक्टर आशुतोष भी पत्रकार थे, प्रेम प्रभाकर भी पत्रकार थे, योगेंद्र भी पत्रकार थे। एक पत्रकार और आप भी होने के पत्रकार। एक पत्रकार होने के नाते डॉक्टर आशुतोष को चीजों को समझने में, जनता से जुड़े मुद्दों, समस्याओं, चिंताओं को समझने में कितनी मददगार पाते हैं सर। पत्रकार आशुतोष को याद कीजिए। पत्रकार आशुतोष को तो मैं इतना ही जानता कि नई बात में, अपनी बात हाँ, की नई चर्चा, नई जो बात नहीं। नई बात में वो जुड़े रहे। लेकिन वास्तव में देखेंगे तो लिखने के क्रम में भी उनकी दृष्टि बहुत साफ थी। वो लिखते जो थे उसमें आप देखेंगे तो एक आपको स्पष्ट तौर पे दिखेगा कि वो तटस्थ होकर नहीं लिखते थे। इस बात को समझ लीजिए। वो बराबर एक
पक्ष में रहते थे, और वो पक्ष उनका होता था जिनका की शोषण दमन, जिन पर अत्याचार होता रहा है, उनके पक्षधर थे आशुतोष। तमाम तरह से आप उसको देख सकते हैं। कविताओं को भी अगर बारीकी से आप पढ़ेंगे तो बात समझ, उनकी उनके भीतर जो उद्वेलन है, उनके भीतर जो एक जो आंदोलन माने जो कह सकते हैं, वह भी उनके माने भीतर बराबर चलता रहता था। और इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो उनकी लेखनी में, चाहे वह लेख लिखते हों, चाहे वो अन्य तरह की चीजें लिखते हों या कविताएं लिखते हों, वो चीजें बहुत साफ तौर पर, जो अंतिम कविता जो है, उस अंतिम कविता जो आशुतोष ने लिखी है, वह भी दुनिया बदलने वाली कविता थी। दुनिया को बदलने के लिए, मैंने दुनिया को बदलना ही पड़ेगा, इस विश्वास के साथ उन्होंने अंतिम कविता लिखी। क्योंकि बिना, जब तक दुनिया नहीं बदलेगी तब तक जो है, जो बूढ़ी महिलाओं को न्याय नहीं मिल सकता है, गरीबों को न्याय नहीं मिल सकता है, यह बात उन्होंने अंतिम कविता में कही। दुनिया बदलने से आप लोग का तात्पर्य क्या होता है सर? दुनिया बदलने से हम लोगों का तात्पर्य बहुत साफ था, शुरू से भी था और आज भी है वो। और आशुतोष में और भी वो मजबूत हो रहा था, यह हम कह सकते हैं। वह यह है कि आज की जो दुनिया है, जो अगर कह सकते हैं आप कि कुछ सैकड़ों, कुछ कुछ 100 साल से ये दुनिया जो चल रही है, इस दुनिया में शोषण है, इस दुनिया में दमन है, इस दुनिया में विषमता है, इस दुनिया में अत्याचार है, इस दुनिया में लैंगिक विषमता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो कि इंसान को इंसान नहीं मानता है, बल्कि इंसान को एक माने वस्तु मानता है, और उस तरह से इंसान का दुरुपयोग करता है और इंसान का शोषण करता है। हम लोग दुनिया बदलने में मानते थे कि हम एक ऐसी दुनिया गढ़ना चाहते हैं जिस दुनिया में समता हो, जिस दुनिया में न्याय हो, जिस दुनिया में महिलाओं के साथ न्याय हो, जिस दुनिया में विषमता न हो, बल्कि एक तरह से बराबरी का बोध हो। तो यह इस तरह की दुनिया गढ़ने की कल्पना हम लोगों के मन में थी, सपना हम लोग के मन में था और है, आज भी है सपना। और आशुतोष का यह सपना और भी मजबूत होता जा रहा था। रिटायरमेंट के बाद मेरी जो मुलाकात हुई हमारी किताब के लोकार्पण के दौरान, तो उससे उस समय उनसे काफी चर्चा हुई। फिर जब अभी जो हम लोग का झारखंड सोशल फोरम हुआ था, जिसमें जब वो लखनऊ से उत्तर प्रदेश में थे, उनसे कहा था मैं आऊंगा, भले कार्यक्रम में शामिल ना सकूंगा, लेकिन आप लोगों से मिलने के लिए जरूर आऊंगा। और यह हम लोगों को मैंने कह सकते हैं 1 नवंबर और 31 क्या बोलते हैं अक्टूबर, ये हम लोगों की अंतिम मुलाकात थी आशुतोष के साथ। तो उन तब से भी वो था, कह रहे थे कि हम कुछ नया कुछ करना चाहते हैं, और उस नया करने के लिए हम चाहते हैं कि कलकत्ता से कहीं बाहर रह करके काम किया जाए, कुछ एकांत में भी लिखा पढ़ा जाए, और उसके साथ साथ जो संभव हो सकता है वो काम भी हम लोग को किया जाए परिवर्तन की दिशा में। आशुतोष के मित्र बार बार ये कह रहे हैं कि आशुतोष बहुत चीजें लिख नहीं पाए, बहुत सारा चीज संयोजित नहीं कर पाए, फेसबुक पे कुछ लेखनियां या कुछ मित्रों ने उनसे लिखवाया, लेकिन आशुतोष को दूसरी पारी खेलने का मौका नहीं मिल पाया। ये तो ना आशुतोष जानते थे और ना ही उनके मित्रों को ये दिमाग में ये रहा होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन करना तो बहुत कुछ चाहते थे। देखिए, अब एक बात मैं कह सकता हूँ, आशुतोष अपनी जिम्मेदारी के प्रति बहुत ही ईमानदार थे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, आशुतोष जब नौकरी में गए, विद्यासागर महिला कॉलेज की नौकरी में गए, तो मुझे लगा कि जितनी ईमानदारी पूर्वक उन्होंने नौकरी की है, माने एक तरह से समय, जिस जिस अनुशासन का उसने पालन किया है, विद्यार्थियों के प्रति जो समर्पण का भाव उसके मन में माने हमने देखा, तो यह अपने आप में अद्भुत था। माने कह सकते हैं कि आज के शिक्षकों में जिस तरह का अभाव होता चला जा रहा है, आशुतोष उससे बिल्कुल ही माने इतर था। और वो हमेशा चाहता था कि हम, अगर हम नौकरी करते हैं तो वहां पर भी हमको ईमानदार रहने की जरूरत है और विद्यार्थियों के साथ न्याय करने की जरूरत है, और वो बराबर करते थे। और मैं मानता हूं कि यह जो गुण उनके भीतर आया था, आशुतोष के भीतर जो आया था, उसमें राधा बाबू का बड़ा योगदान था, राधा कृष्ण सहाय का बड़ा योगदान था। तो यह मैं कह सकता हूँ। एक मित्र ये भी लिख रहे थे कि राधा बाबू, हाँ,
ये राजवर्धन जी ने एक पोस्ट लिखा था, फिर संवाद भी हुआ कि राधा बाबू की अगली पीढ़ी आशुतोष में देखा जा सकता था, उसी तरह के अ, शिक्षक थे, छात्रों को मैं कहते तो थे। आशुतोष में अ, दो तीन लोगों की छवि देखता हूँ। जी एक तो अज्ञे, जिसको अज्ञे आप जानते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। जी तो अज्ञे की आयावरी आशुतोष में थी। जी अज्ञे की कैमरा लेके घूमना, या फिर झोला लेकर लटका के चल देना। अज्ञे भी झोला लटका करके और एक कैमरा रख करके घूम 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 जाया करते थे, जहां हुआ निकल गए। तो वो आयावरी इनमें थी। और जिसको कह सकते हैं कि अपने विद्यार्थियों के प्रति स्नेहिल बने रहना, और अपने ड्यूटी का माने जो है पालन करना, माने जिसको कह सकते हैं जिम्मेदारी का पालन करना, यह इन्होंने जो है सो राधा कृष्ण सहाय से मतलब सीखी। मतलब बहुत साफ तौर पे था। और इन दिनों जो मैं कह सकता हूं वह यह है कि इन दिनों आशुतोष में एक तरह की व्यग्रता के बावजूद जैनेन्द्र का गुण भी उनमें आ रहा था। माने एक अलग तरह की धारा, माने इंसान को, माने आदमी होने से ही वो इंसान नहीं होता। आदमी को इंसान, मुकम्मल इंसान बनाने की दिशा में जो भी पहल करना संभव है, वो पहल करने की दिशा में आशुतोष हमेशा तत्पर रहते थे। और उन्होंने इस काम को बखूबी किया, जब तक रहे बखूबी किया। कविताओं के माध्यम से भी किया, विचारों के माध्यम से भी किया, बहस के माध्यम से भी किया, विमर्श के माध्यम से भी किया। यह लगातार उनका मतलब चलता रहता था। हाँ, लिखने के बारे में जरूर आप कह सकते हैं कि जहां तक लिखने की बात थी, तो थोड़ा सा लिखने के प्रति जिसको आप ये कहें कि वो काम करने से वो मुकरते रहते थे। मुकरने के पीछे क्या कारण था, ये हम बाद में जानना चाहते थे हम लोग। अगर हम लोग मिलते आज तो जरूर हम लोग बात करते उनसे। लेकिन अभी एक काम हमने उनको दिया था, जिसको कि उन्होंने बखूबी किया। हमने एक किताब का संकलन किया है, संग्रह किया है, जेपी जेपी के विचार और जेपी पर विचार। ये वो उस पर उन्होंने काम किया। और इसी बीच में उनकी आंख में परेशानी हुई, तो इलाज के लिए उनको हैदराबाद जाना पड़ा। लेकिन जब अभी मुलाकात हुई थी रांची में, तो उन्होंने कहा कि अब मैंने कहा था तुम भूमिका लिख दो, तो उसने कहा कि ठीक है। और बाद में उसने उस किताब को पढ़ने के बाद तो उन्होंने कहा कि मैं अब इसकी भूमिका ही नहीं लिखूंगा, बल्कि इस किताब का प्रकाशन मैं खुद अपने प्रकाशन से करूंगा। तो एक नया प्रकाशन संस्थान जिसको कह सकते हैं खड़ा करने की भी बात की तरफ भी वो सोच रहे थे। एक नया प्रकाशन संस्थान भी खड़ा करना चाहते थे आशुतोष। बिल्कुल। पता नहीं कितनी सारी योजनाएं आशुतोष जी के दिमाग में रही होगी, बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन नियति को शायद यहीं तक का सफर मंजूर था। मित्रों के जरिए जो बातें पता चल रही है, उसमें अपने अपने हिस्से के आशुतोष को सब लोग सामने रख रहे हैं। अब तो रहे नहीं सर डॉक्टर आशुतोष, कैसे सर के काम को आगे बढ़ाएंगे आप लोग? मैंने एक पोस्ट लिखा था 14 तारीख को, जब उनका देहांत हुआ, तो 14 या 15 नवंबर को। और उसमें हमने लिखा था कि अब तो आशुतोष नहीं रहे, आशुतोष आ भी नहीं सकते। तो आशुतोष का जो भी काम है, उस काम को संग्रहित करना, संकलित करना अब हम लोगों का बड़ा काम है। जो भी जमात में लोग हैं, जिसको आप गैंग कहते हैं, उनकी एक बड़ी नहीं, जिम्मेदारी बन गई है। गैंग से मेरा नकारात्मक मैं भाव नहीं है। समझ गया, आप जमात ही कहना चाहते हैं। तो हम लोग का जो जमात है, उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि आशुतोष की चीजें थोड़ी बिखरी बिखरी हुई हैं। जो भी कविताएं हैं, या जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट लिखे हैं, और भी बहुत सारा काम किया है। तो वो आशुतोष का लेखन के दृष्टिकोण से जो योगदान रहा है, उस पर काम करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ एक्टिविज्म के दृष्टिकोण से जो आशुतोष का योगदान रहा है, उस पर काम करने की जरूरत है। और आशुतोष के घर की लाइब्रेरी बहुत समृद्ध लाइब्रेरी थी। मैं जब उनके यहाँ जाता था, तो नई नई किताबें हमको दिखाते थे। और फिर नई किताब मार्केट में कोई आती थी तो मुझे फोन करके बोलते थे, घनश्याम जी इस किताब को मंगवा लीजिए। हमने हमने कहा कि कई बार कि मैं मंगवा नहीं सकता ऑनलाइन में, मैं कर नहीं सकता हूँ। तो बोला कि ठीक है, मैं मंगवा देता हूँ।
तो उन्होंने कुछ कुछ किताबें जो है मुझे मंगवा करके उन्होंने दिया भी। तो बहुत अच्छी लाइब्रेरी है उनके घर की। उस लाइब्रेरी को सहेजने का काम भी हम तमाम साथियों का है, उस काम को करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ परिवार की कुछ जिम्मेदारी जो जी आशुतोष करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन इसी बीच में हादसा हुआ और चले गए। गौरव भी चले गए। अब गौरव की पत्नी है रूबी, और उसके साथ है आशुतोष का छोटा बेटा है तो सौरभ। तो अब उनके जिंदगी के बारे में, उनकी जीविका के बारे में क्या कुछ हो सकता है, हमको मिल बैठ करके सोचना पड़ेगा और इसके बारे में कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर इसमें दोस्तों की, जो भी आशुतोष का एक बड़ा समूह है, दोस्तों का समूह है, उसकी एक बड़ी भूमिका बन जाती जी। तो घनश्याम जी से बात हो रही थी, मंगरुआ लंबा लंबा संवाद कर रहा है, लेकिन घनश्याम जी चूंकि पत्रकार भी हैं, बड़े ही संक्षिप्त, बड़े ही संक्षेप में, बहुत ही विस्तार से, सारगर्भित तरीके से घनश्याम जी ने अपनी बात रख दी है। धन्यवाद सर। और कुछ है। ऐड करना नमस्कार। चाहेंगे? बस इतनी ही बात है कि आशुतोष से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अब तो आशुतोष है नहीं, लेकिन आशुतोष ने जो कुछ भी किया है, अगर हम उसको समाज संयोजित करके, संग्रहित करके अगर देश को, दुनिया को अगर दे सके, ला सके, तो निश्चित तौर पर उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और खास करके परिवर्तन की दिशा में जो कार्यरत लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको उससे बहुत कुछ मिल सकता है। इतनी बात कहनी थी। जी धन्यवाद सर। आपको। जी नमस्कार। सर। जोहार। जोहार। जय हिंद।